कि मुल्क के सतह पर हमको ये करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी को बदलना। मैं सियासत के बारे में ये कहता हूं कि हम कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, दिमाग को खोलें और खामोश रहें, देखते रहें। बोलते हैं ना, थोबो अने जुओ, क्या कहते हैं भाई? थोबो, अब देखो, तमाशा देखो, आप आले मत बन जाओ। ये इस्तेमाल करेंगे आपको। तो यार ये कैसा है कि हमारा कन्ना, अगर ये मुसलमानों को 10-20 हज़ार करोड़ अगर देते हैं तो मैं कहूँगा हाँ भाई दो कंधा। यार ये कैसा है कि मुफ्त में हम कंधे दिए जा रहे हैं। तो भाई जब तुम हरा सकते नहीं हो, जिता सकते नहीं हो, तो भाई या तो उसकी गाड़ी में बैठ जाओ या साइड में आ जाओ, भाई जाने दो गाड़ी को। हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर आप दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज अहमदाबाद की गुफ्तगू के प्रोग्राम में हम आपके साथ में रूबरू कराएंगे जफर सरेसवाला को। जफर सरेसवाला एक इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति जिन्होंने पार्सोली मोटर्स के फाउंडर मेंबर हैं और इन्होंने एक शुरुआत किया था। उनकी जो शुरुआत हुई थी सामाजिक मुद्दे पर बात करने के लिए, जिन्होंने एंटी मोदी से लेकर मोदी के समर्थक बनने का जो इनकी सफ़र रही थी उस पर भी आज डिस्कशन करेंगे। इन्होंने एक मुस्लिमों के लिए शेयर मार्केट में कैसे फंडिंग किया जाए, उससे भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका आइडिया भी जफर सरेसवाला ने दिया था। आज हम जफर सरेसवाला का स्वागत करते हैं और वो अहमदाबाद की गुफ्तगू में बात करेंगे। एक तो मैंने बात किया एक इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव से, और दूसरा कि हम इनसे जानना चाहेंगे कि मुसलमानों राजनीतिक अछूत क्यों हो गया, उनका राजनीति में पार्टिसिपेशन आज इतना बुरा हाल है कि कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये मुसलमानों को अब दाढ़ी टोपी के साथ में अपने चुनावी माहौल में और चुनावी कैंपेन में दिखाना नहीं चाहते। ऐसा तो क्या हो गया पिछले 15 सालों में, और खास करके 2014 के टाइम के बाद से, कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को राजनीतिक नया एक अछूत बना के रख दिया। शुरुआत करेंगे कि मुस्लिमों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्या ये अछूतपने को दूर किया जा सकता है, तो क्या मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं अपनी परिस्थिति के लिए, एक नए अछूत बनने के लिए? आपको क्या लगता है? देखिए, आपने जो बात कही कि मुसलमान पॉलिटिकली अछूत क्यों हो गया, तो देखिए किसी भी कौम का जो भी हाल होता है तो वो अपने अलावा कोई जिम्मेदार नहीं होता। मेरी जो भी पोजीशन है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे। अब जो आपने सियासी उसकी बात बताई कि हम लोग धीमे धीमे, तो ये कोई नया नहीं है, 1952 से शुरू हो गया है। भाई आप मुझे बताइए, आज़ादी के फ़ौरन बाद जो पहला इलेक्शन हुआ तब तो बीजेपी नहीं थी, तब भी कितने मुसलमानों को टिकटें दी गई थी? अगर आप हिसाब लगाएंगे तो तब भी 10% से कम मुसलमानों को टिकट दी थी, 5 या 7% कांग्रेस पार्टी ने। वही हाल है। यानी गुजरात में बीजेपी तो अभी आई, ये 20, 25, 30 साल में। एक दौर ऐसा था, बोलते ना, एक कुत्ते को भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो वो भी जीत जाता। वो दौर में भी क्या इन्होंने कभी भी मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है इतनी टिकटें दी हैं? तो ये तो डिप्लेशन जो है ये तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। एक ही बार तारीख़ में मुसलमान जो है 50 या 51 एक बार आए 526 में से, यानी जब बीजेपी नहीं थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुसलमानों का शुरू से जो आज़ादी के बाद से ये रोल रहा कि भाई मुसलमान को वोट में लेना, पॉलिटिकल पावर में उसको कभी भी भागीदार नहीं बनाना, ये तो तब से चला आ रहा है। आप मुझे बताइए ना कि मौलाना आज़ाद का जवाहरलाल नेहरू से या सरदार पटेल से आज़ादी में कंट्रीब्यूशन कोई कम है? कि जिस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी हुई तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई उस वक्त कौन थे? लेकिन मौलाना आज़ाद को क्या दिया आपने? तो ये डिप्लेशन जो है मुसलमानों का, ये तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। इसलिए ये होते 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 और फिर एक मुसलमान बन गया एक पार्टी का वोट बैंक, और वही तो गलती हमारी है। हदीस पाक में यह आता है कि मोमिन 2 बार एक बिल से नहीं डसा जाता। भाई एक बार आपने गलती की, ठीक है, दोबारा आप एक ही गलती सालों से करे आ रहे हो और जिम्मेदार किसी को ठहराते हो। गलती तो हमारी है, हम बने उनके आले। आप मुझे बताइए ना कि आपको लिया इन्होंने। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये तो अनरिटन लॉ तो आज़ादी के बाद से है। आपने कभी आर्मी जनरल मुसलमान को देखा है?
एक आध कभी एयरफोर्स का 70 साल में एक आध आ गया होगा, नेवी में आईबी का चीफ, रॉ का चीफ, आईबी का चीफ एक मरतबा 70 साल में आया, डिफेंस मिनिस्टर। तो बाज़ चीज़ें तो अनरिटन लॉ थी कि मुसलमान वहाँ जा ही नहीं सकता। तो ये कब था? क्या बीजेपी थी तब? तो एक किसी को ये हमको एक दे दिया हुआ कि भाई ये तो मोदी को बोलो, ये तो आरएसएस ने। अरे भाई किसने किया? दूसरा, कानून इस मुल्क के अंदर जो आज हम लोग जिसके बारे में जो बात करते हैं वो बीजेपी लाई? कौन लाया? सबसे खतरनाक कानून, हमारी निगाह भी नहीं गई उस पर, एक लेके आई है कांग्रेस पार्टी 1966 में, एनिमीज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें वो मुसलमान जो बेचारे चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर, जबकि उनके बच्चे हैं। एक बहुत ही मशहूर तो है महमूदाबाद का जो केस है कि वो बाप चला गया था, बच्चे यहाँ हैं, पूरा ख़ानदान यहाँ है, उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना। तो ये किसने किया? बल्कि ये कांग्रेस पार्टी ने तो इतना ख़तरनाक काम किया जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट में वो जीते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए इनको, वारसदारों को। तो वो उनको ना मिले तो उसके लिए चिदम्बरम साहब ऑर्डिनेंस लेकर आए। तो हमको यही नहीं मालूम कि आपके साथ धोखा कौन कर रहा है। आप मुझे बताइए, टाडा इस मुल्क में कौन लाया? अच्छा, टाडा जब लाए तो क्या कहा गया था कि सिख टेररिज्म के लिए। आप हिसाब लगा लो 35 साल के अंदर कि वो टाडा में कितने सिख गिरफ्तार हुए और कितने मुसलमान हुए। बल्कि आज भी 25, 30 साल के बाद मुसलमान बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किसने किया है? ये यूएपीए का कानून जिसका बहुत आता है, ये लेके कौन आया है? चिदम्बरम लेके आए। अमित शाह ने तो उस पर अमेंडमेंट किया है। ये कानून कौन लेकर आया? तो हमको यही अकल नहीं है, यही समझ नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तो आप उनसे डील कैसे करोगे? तो ये जो डिप्लेशन जो है ये कोई आज का नहीं है। गुजरात, हम बैठे हैं यहाँ पर, गुजरात में 18-19 मुसलमान होते थे, 16-17 एमएलए होते थे ना आपके, 20 को टिकट मिलती थी। कम करते करते इन्होंने कितनी कर दी? अब 3 को देते हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के तो छोड़ दीजिए, जो आपके वोट पे यानी जो जिंदा हैं वो आपको क्या करते हैं? आप वहाँ चले जाओ, मुस्लिम यादव जिनका खेल है, वहाँ पहले ही दिन आपको मार देते हैं। मुसलमान जो है 18% हैं और यादव हैं 7.8%, बराबर है 8%। टिकट कितनी मिलती है मुसलमानों को और कितनी मिलती है यादव को? वहीं आप वहाँ जाओ, बिहार, मुस्लिम यादव लालू साहब का, वही वहाँ भी 18-19% मुसलमान और यादव 11%। टिकट वहीं आपको धोखा होता है। जब ये साथ में लड़े थे ना इलेक्शन 2015 में, नीतीश कुमार और आरएलडी, वोट मुसलमानों के लेकर आए, टिकट में ही पहले तो मार दिया आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद वोट आपके। हुकूमत में क्या दिया आपको? एक सिद्दीकी कौन थे जिनको फाइनेंस मिनिस्टर दिया, और वो भी कौन सा दिया मालूम है? इम्प्लीमेंटेशन का पावर चीफ मिनिस्टर के पास, यानी आपको दिखाने के लिए एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये खिलवाड़ तो आपके साथ हो ही रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझा कि हमको जो है ना, अब बोलते हैं ना, अपने ड्राइंग बोर्ड में वापस जाने की ज़रूरत है। होता है ना भाई, ठीक है चला गया भाई, जैसे एक कारोबार लेके बैठता है, हम लोग दुकान चलाते हैं, आप लोग भी कोई बिजनेस करते होगे, तो 1-2 महीने के बाद हम हिसाब किताब लेते हैं ना कि भाई कितना आया, कितना गया, क्या गलती हुई, क्या मैं जो सामान रख रहा हूँ वो गलत है, या मेरे बोलने का अंदाज़ गलत है, या मेरा स्टाफ सही नहीं होता है ना। आदमी 2-3 महीने के बाद देखता है। हम यार कैसे हैं कि 70 साल से एक चीज़ चल रही है, हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं कि भाई गलती क्या है। तो मैं समझता हूँ कि हमको ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने की ज़रूरत है। और मैं अपने जो मसाइल हैं उनको 2 उसमें तकसीम करता हूँ। एक मसला मेरा वो है कि जो मैं बग़ैर दूसरे की मदद के नहीं कर सकता, और एक मसला मेरा ऐसा है कि जो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। सियासत वाली जो बात आपने कही, वो मसला तो ऐसा है कि मैं डिपेंडेंट हूँ इन पर या उन पर। अब वो आपको टिकट ही नहीं देंगे तो आप करोगे क्या? तो एक वो है। दूसरा मसला ऐसा है हमारा तालीम का, और मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। इसलिए कि देखिए, जो कौम बेपढ़ी लिखी होती है वो पॉलिटिकल फुटबॉल ही रहेगी। ये क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं सीधा एग्जांपल। अभी यूपी फॉर एग्जांपल, आपको धर देंगे फायरिंग रेंज में, है ना, आपको धरेंगे कि मुसलमान वोट, मुसलमान ये, और कल को योगी साहब आ गए तुम्हारे सामने होते हुए भी,
आप मुझे बताओ कि वो उनके सामने चेहरा कौन आएगा कि मेरे को हराने में कौन था, जबकि तुम हरा भी नहीं सकते। गुजरात में तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को सियासत के बारे में, यानी अब मैं ये नहीं कहता कि सियासत के बारे में ना सोचे। हमारे घर की जो औरत होती है ना, जो हाउसवाइफ, उससे मैं समझता हूँ कि सीखना चाहिए। उसको मालूम है कि भाई मेरा मियाँ जो है या मेरा हस्बैंड है 10,000 रुपये लेके आया है। अब वो 10,000 में तय करती है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले खर्च करनी है, कौन सी सेकंड में। तो वो प्रायोरिटी जानती है हमारे घर की औरत। मैं समझता हूँ कि वो प्रायोरिटी उससे सीखने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ पहले, कौन सी चीज़ दूसरे। हाँ, ये सियासत भी है, लेकिन हम ये अब तय करें कि प्रायोरिटाइज किसको करना है हमको। और जब तक कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ तय नहीं करेंगे, ये रिपीट होता चला जाएगा और आप वहीं रहोगे। मेरे मसले हैं तो भाई ऐसे मसले से शुरू करो जो मैं खुद कर सकता हूँ, जिसमें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो है तालीम। आप मुझे बताइए कि हमें तालीम याफ्ता होने से कोई रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत? जो इम्तिहानात होते हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है या जो पब्लिक सर्विस जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं, उन इम्तिहान में बैठने से हमको कोई रोक सकता है? आला से आला तालीम हासिल करने में हमको कोई रोक सकता है? तो मैं समझता हूँ कि हमको अपने प्रायोरिटी को बदल कर अभी हमको लग जाना चाहिए, जो बोलते हैं ना घोड़े के चश्मे पहनकर। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनको बोलता हूँ जो भी पढ़ना है पढ़ो। अरे ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन वो ज्योग्राफी के ऐसे मास्टर बनो कि दुनिया में कोई लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे कोई बात आए तो भाई ये फलां जो है अहमदाबाद का नौजवान है, इसको बुलाना पड़ेगा। संस्कृत पढ़ना है, अरे भाई ये श्लोक में यार समझ में नहीं आती, भाई वो अहमदाबाद या सूरत का वो नौजवान है, उसको बुलाना पड़ेगा। यानी हम जो तालीम हासिल करें, आज ही मैंने मेरे बहुत सारे नौजवान कनेक्टेड हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खातून थी, मैंने उसको बोला, वो एमडी कर रही है, मैंने कहा आपको है ना, आप जिस फील्ड में हो अभी उसी में आगे जाना है आपको, और आपको सुपर स्पेशलिस्ट से कम से पहले वापस नहीं आना है। देखिए ये यहूदी कौम, मेरा इसलिए कि इंग्लैंड में और अमेरिका में रहना हुआ है, अगर आप तारीख उठाकर देखें, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, टिल 1900 यहूदी जो है ना, मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का जो रियल हब है, वहाँ मैनहट्टन में 1900 तक वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। ये हाल था जर्मनी में जो हुआ, वो हमारे सबके सामने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वावेले नहीं किए, शोर नहीं मचाया, उन्होंने क्या किया? बैक सीट ली। और आज आप देखिए, मैं बहुत करीब से मैंने देखा है, इंग्लैंड फॉर एग्जांपल, जहां सिर्फ 2.5 लाख यहूदी हैं, हर सियासी पार्टी में आपको यहूदी मिलेगा। लेबर पार्टी में भी टॉप पोजीशन पे यहूदी है, कंजर्वेटिव में भी है, ग्रीन पार्टी में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, वो यहूदी मिलेगा आपको। तालीम में जज यहूदी होगा, लॉयर यहूदी होगा, फिल्म स्टार यहूदी होगा, फिल्म प्रोड्यूसर यहूदी होगा, म्यूजिशियन यहूदी होगा, साइंटिस्ट भी, डॉक्टर भी, हर फील्ड के अंदर उन्होंने महारत हासिल की। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अब जो मैं आ रहा हूं अपनी बात पर, कि जिस कौम में काबिलियत पैदा हो जाती है ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे कर ही नहीं सकती। आप काबिलियत पैदा कर लो, ईमानदारी और अमानतदारी, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ये जिस दिन हो गया ना, तो आज जो आपको हाशिए पे रख रहे हैं, वो कल आपके घर पे लाइन लगाएंगे आपको ले जाने के लिए। भाई देखो, हर एक को काबिल लोग चाहिए, हर एक को। और ईमानदारी तो ऐसा रेयर कमोडिटी है। आज बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत होशियार है, ईमानदार नहीं है, तुमको अल्लाह ने वो दी है कि भाई नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये आपकी काबिलियत के साथ ये दो चीज़ें अगर आ गई ना आपके पास, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि लोग खटखटाएंगे आपके दरवाजे पे, ले जाएंगे आपको कि नहीं यार यही चाहिए हमको। देखो सियासत में तो ये बोलता हूँ, जिसको करनी है करो, क्योंकि आप उस मैदान में ही नहीं हो, अभी हो ही नहीं ना। आप मुझे बताओ, आप किसी को ला सकते हो या किसी को ले जा सकते हो? अभी आपके गुजरात में कितने? 3 हैं। अभी जो माहौल चल रहा है और जो लोग आने वाले हैं यहाँ गुजरात में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है 3 का 1 भी हो जाएगा। सियासत में मैं एक बात जो आपको भी मैंने कही थी, जो मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर सियासत में आपको अपना नाम बनाना है तो ये मुस्लिम सियासत से नहीं हो पाएगा। मकानेर में एक हमारे एमएलए जीत के आते हैं, पीरजादा साहब, वो ऐसी जगह से जीत के आते हैं, सालों से आते हैं ना, वहाँ मुसलमान कितने हैं? 12% नहीं है, जीत के आते हैं, मतलब वो हिंदू वोट देता है उनको। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ओवैसी साहब जो है ना बहुत ही मकबूल हैं गैर मुस्लिमों में भी।
इसलिए कि वो जिस मार्जिन से जीत के आते हैं हैदराबाद में, और उनके जो 7 एमएलए आते हैं वो बगैर हिंदू वोट के आ नहीं सकते। तो वहाँ वो बहुत ही रिफाई काम करते हैं, हॉस्पिटलें चलाते हैं, उनकी स्कूल चलती है, कॉलेज चलती है, तो वो हिंदू मुसलमान सबको फ़ायदा होता है। वो उनकी वो जो बात करते हैं वो अलग, लेकिन वहाँ हैदराबाद में वो हिंदुओं में भी मकबूल हैं। तो अगर हमारा नौजवान, जो मैं कहता हूँ हमारे नौजवानों को कि भाई जिसको सियासी मैदान में जाना है जाओ, लेकिन आप मकबूल हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी जो भी हैं सब में मकबूल होगे तो फिर आपकी सियासत चलेगी। ये मुस्लिम वाली जो है, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने आज से 50 साल पहले कर दिया कि उन्होंने हर रबर स्टैंप, हर पार्टी के बाद 1-2 रबर स्टैंप होते हैं ना, मैं नाम नहीं लेता, भाई कांग्रेस के 2 हैं, समाजवादी भी 1-2 रखती है, ताकि बोले मुसलमानों से तो हम डील करेंगे, लेकिन दिखाने के लिए ये हैं मुसलमान को इससे आगे आना पड़ेगा कि भाई मैं लीडर हूँ, तुम नहीं हो मेरे लीडर। ये मुझे मोदी साहब एक बार बोल रहे थे 2013 में, बोले तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये नरेंद्र मोदी साहब के लफ्ज़ हैं, बोले तुम्हारा लीडर कौन, लालू प्रसाद, तुम्हारा लीडर मुलायम सिंह, तुम्हारा लीडर सोनिया गांधी, तुम्हारे लीडर ममता, बोले तुम्हारा तो लीडर है ही नहीं कोई, है मुझे बताओ। भाई ना मुसलमान कौन, तो मुलायम के पीछे, यहाँ उधर तो लालू के पीछे, उधर तो ममता के पीछे। और वही अभी ममता जी किसके वोट से जीते, तुम्हारे वोट से। अच्छा अब तो क्या हो गया है कि वो प्रिटेंस भी नहीं करते, यानी दिखावा भी नहीं करते अब तो। पहले तो दिखावा भी करते थे बेवकूफ़ बनाने का, अब तो वो भी ज़रूरत नहीं है उनको, बोले मुसलमान का नाम ही मतलब वोट तो हमको ही मिलने वाला है। मुझे बीजेपी के एक बहुत ही सीनियर लीडर है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे एक मरतबा कहा कि देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों का, बोले कांग्रेस पार्टी और ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं ये तुम्हारा काम कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको मालूम है कि वोट तो हमको ही देंगे, जाएंगे कहाँ। और बीजेपी तुम्हारा काम इसलिए नहीं करती कि बीजेपी बोलती है वोट तो देते ही नहीं है। भाई मुसलमान को तो वोट मिलने वाला नहीं है ना। अगर मुसलमान कोई बीजेपी से खड़ा हो इलेक्शन तो लाहौल वाला से कम मिलेगा उसको, हैं भाई। बीजेपी से अगर कोई मुसलमान इलेक्शन में खड़ा हुआ तो आप कौन से कुफर के फतवे, अभी भाई मेरा तो खाली मोदी साहब से ताल्लुक़ है और मुझे पता नहीं कौन से फतवे दिए हैं, तो आप कह रहे हो कि जिस दिन मैं बीजेपी में जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये तो हाल है हमारा। तो अब मुझे बताओ कि तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को जिस दिन ये लगा कि मुसलमान भी हमको वोट दे सकता है तो देखो क्या होता है उस दिन। बोले आपकी तकसीम, वो जिस दिन ये कांग्रेस या समाजवादी या जो भी हैं इनको लगा कि मुसलमान हमको हरा सकता है और जिस दिन लगा बीजेपी को कि हमको मुसलमान वोट दे सकता है, उस दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको ये धर देते हैं सामने। इसे मैं अभी यूपी में था तो मैंने वहाँ मुसलमानों से कहा कि देखो तुमको ये धरेंगे सामने, है ना, कि मुस्लिम वोट, मुसलमान फायरिंग रेंज में तुम रहोगे और उसके बावजूद भी योगी साहब जीत जाएंगे। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ योगी साहब आते ही क्या करेंगे, गोली किसको मारेंगे। हराने में तो तुम थे ना, भले हरा नहीं पाए। तो भाई जब तुम हरा सकते नहीं हो, जिता सकते नहीं हो, तो भाई या तो उसकी गाड़ी में बैठ जाओ या साइड में आ जाओ, भाई जाने दो गाड़ी को। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम खामोश नहीं बैठना। मैं ये तालीम की बात करता हूं कि भाई हम जो है अपने आप को, बोलते हैं ना, कभी रिवर्स गियर में आना पड़ता है। ठीक है, लोग समझे हम नहीं है, समझने दो, हाँ हम लोग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। हम रिवर्स गियर लें और तालीम पे अपने आप को मजबूत करें। और ये जो है ना, ये 2-5 साल की बात नहीं है। तालीम में जब कौम को आपको पूरी तौर पर करना पड़ेगा तो उसमें कम से कम आपके 20 साल, एक जनरेशन जाएगी। और वो गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है ना। 2002 के बाद आप देखिए, ये आज हमारे अहमदाबाद शहर में 2002 तक कितनी स्कूलें थी भाई मुसलमानों की, 2, अंजुमन इस्लाम, रिपब्लिक, और ये एफडी वालों ने बेचारों ने शुरू की थी। आज 60 से ज़्यादा स्कूल हैं। भाई जिसको हुकूमत करनी है करो, हुकूमत तुमको मुबारक। हमको अपने कारोबार में तैयार होना है और हमको अपनी स्कूल में, तो है वो नतीजा दिख रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज़्यादा स्कूल हैं अहमदाबाद में। अब देखिए उसका रिज़ल्ट देखो आप। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाना होता है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में, और तो हर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एक क्लास में 4-4, 5-5 मुसलमान बच्चे मिलेंगे अब, है ना। तो ये चेंज 20 साल लगे उसको। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के सतह पर हमको ये करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी को बदलना है। मैं सियासत के बारे में ये कहता हूँ कि हम कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, दिमाग को खोलें और खामोश रहें, देखते रहें। बोलते हैं ना थोबो अने जुओ, क्या कहते हैं भाई, थोबो सब देखो, तमाशा देखो, आप आले मत बन जाओ। ये इस्तेमाल करेंगे आपको। तो यार ये कैसा है कि हमारा करना,
अगर ये मुसलमानों को 10-20 हज़ार करोड़ अगर देते हैं तो मैं कहूँगा हाँ भाई दो कंधा। यार ये कैसा है कि मुफ्त में हम कंधे दिए जा रहे हैं। मुल्क के सतह पर हमको ये करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी को बदलना है। मैं सियासत के बारे में ये कहता हूँ कि हम कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, दिमाग को खोलें और खामोश रहें, देखते रहें। बोलते हैं ना थोबो अने जुओ, क्या कहते हैं भाई, थोबो सब देखो, तमाशा देखो, आप आले मत बन जाओ, ये इस्तेमाल करेंगे आपको। तो यार ये कैसा है कि हमारा कंधा, अगर ये मुसलमानों को 10-20 हज़ार करोड़ अगर देते हैं तो मैं कहूँगा हाँ भाई दो कंधा। यार ये कैसा है कि मुफ्त में हम कंधे दिए जा रहे हैं और खामोश रहें, देखते रहें। बोलते हैं ना थोबो अने जुओ, क्या कहते हैं भाई, थोबो सब देखो, तमाशा देखो, आप आले मत बन जाओ, ये इस्तेमाल करेंगे आपको। तो यार ये कैसा है कि हमारा कंधा, अगर ये मुसलमानों को 10-20 हज़ार करोड़ अगर देते हैं तो मैं कहूँगा हाँ भाई दो कंधा। यार ये कैसा है कि मुफ्त में हम कंधे दिए जा रहे हैं। कोई एजुकेटेड फैमिली हो या फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्रूसेड वॉर में यहूदी क्रिश्चियनों को वेपन्स देता था, लोन देता था और उसने बहुत सारा पैसा बना लिया, जिससे क्रिश्चियनों में उनके लिए हेट फैल गया। वर्ल्ड वॉर का पहला नतीजा कि यहूदियों को मार काट के भगा दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैसे वाले हों, टेक्निकली आप आगे हो, लेकिन फिर भी आपको मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। हिंदुस्तान का देखो आप, यादव, गुर्जर, ये पढ़ा लिखा तबका नहीं है, लेकिन वो कंसोलिडेट है अपने लिए और फिर वो दूसरे मुसलमान के खिलाफ या नहीं है वो बात ही नहीं करते अपने। यहूदी कौन सी पोजीशन में है अभी दुनिया में? मैंने मिसाल दी आपको अमेरिका की और वही जर्मनी की और वही इंग्लैंड की। अभी वो किस हाल में है? हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है वो। तो आप मुझे बताओ ना, क्यों आपने नहीं जोड़ा मुसलमान? तो आप बताओ ना, मेरा तो ये रास्ता है, तो आप करो ना जो आप कह रहे हो। नहीं तो आप एक मिनट नहीं, ये कबाब पे डिस्कशन जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है। ये हमारे डिस्कशन बहुत होते हैं, यूं करना। तो मैं कहता हूँ करो ना, मैं तो नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में आता है, मैं कर रहा हूँ। और आप जो कह रहे हो ना, वो 1945 की बात कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी क्या किया? अरे छोड़ो ना, वो 100 साल हो गए। उसके बाद भी यहूदियों ने क्या किया? उसके बाद भी यहूदी इसी रास्ते पर आए और छाए। तो मैं वही कह रहा हूं कि रास्ता छाने का यही है, या आप बताओ तो आप करो ना। नहीं, जैसे बीजेपी पार्टी जो है वो एंटी मुस्लिम फेस अपने आप को बताती है। आरएसएस की रात की शाखाओं में शुरुआत ही भाई देखो, अभी ये डिस्कशन हमको नहीं करना, या आरएसएस बीजेपी के लिए नहीं आया। अरे भाई, तो आप मुझे बताओ ना कि आपने मुसलमानों को क्या जोड़ा हिंदुस्तान में, क्यों नहीं जोड़ते इतने? ये डिस्कशन से मैं बहुत उब गया हूँ, बहुत टेबल पे बैठ के। सुनिए, डिस्कशन की बात ही मत करो। आई डोंट वांट, करके बताओ। आई वांट के मुझे करके बताओ कि ये है, ये मैंने किया है। आप डिस्कशन, ये आप जो बोलो इस पे तो आप क्या बोलोगे? किताबें हैं छपी हुई, और आरएसएस की क्या थिंकिंग है या बीजेपी की क्या थिंकिंग है किसी को नहीं मालूम। सबको मालूम है। मेरा तो सब्जेक्ट है ही नहीं, मैं बात ही नहीं करना चाहता इस पर कि मेरा तो घोड़े के चश्मे पहने। मैंने तो घोड़े के चश्मे पहने हैं। मैं तो ये समझता हूं कि हमको तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। पीस और अमन की जो बात है, आज हम 21 साल में भी गुजरात में नहीं देख रहे। ना एक एकेडमी बन रही, एक सेंटर बन रहा है। यूनिवर्सिटी की बात तो बहुत दूर की है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी आप वाइस चांसलर रहे हैं। अगर हम यहाँ यूपीएससी का एक सेंटर शुरू नहीं कर सकते गुजरात में मुसलमानों के लिए, स्कूल तो बन रही है, एक हाई स्कूल आज भी जुहापुरा में नहीं है सर। मुसलमानों की एक इंग्लिश स्कूल आज भी जुहापुरा में नहीं है। तो 21 साल में ना हम फीस देख पा रहे हैं, तो फिर आप ज़रा जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ 2002 में मुसलमानों का क्या हाल था। देखो, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि कोई मदद के लिए, सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात की है मैंने। किसी सरकार से तो कुछ आ जावे, ठीक है, डोंट डिपेंड। मेरा तो शुरुआत ही ये थी कि हमको सरकार क्या, किसी को भी डिपेंड नहीं करना। ये जितनी स्कूलें बनी अहमदाबाद में, ये लोगों ने बनाई है। मैं तो मोदी साहब को उस ज़माने में बोला था कि भाई हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, खाली आप हमारे काम में रखना मत डालना, बस। हमको आपसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमको ये जो भी किया है, हमने ही किया है, मुसलमानों ने किया है। तो आपको, और आप कहाँ हो भाई? 2002 का ले लो, और 2002 के बाद आज 20 साल में मुसलमान कहाँ कितने इंजीनियरिंग कितने बने, क्या है वो आप निकाल लो, है मौजूद है। सर मेरा वही सवाल है,
मुसलमानों ने तरक्की की, लेकिन वो तरक्की में सरकार का क्या रोल? अरे कहा मैं सरकार की बात ही कहाँ की है मैंने? अब एक मिनट, मैंने कहा सरकार की कोई बात की है? मैं तो सरकार तो मैं तो बोला ना आपको कि सरकारें आएंगी चली जाएंगी। बिल्कुल सर, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो वो बोलता हूं आपको करना पड़ेगा। सरकार से तो आप क्या ले सकते हो? लॉजिस्टिक सपोर्ट। जैसे ये मैं तालीम और तरबियत कर रहा हूं, तो भाई ये जो यूनियन बैंक, स्टेट बैंक के जो लोग आते हैं, ये जो आते हैं, वो जो सपोर्ट करके आगे, इतना ले सकते हो आप। सरकार तो भाई देखो, सरकार छोड़ दो उसको, आपको ही करना पड़ेगा। आप तैयार हो कि नहीं हो? सरकारें, मैंने कहा ना, कश्मीर में मैंने कहा कि आएंगी चली जाएंगी, और ये हो रहा है ना भाई। इतने साल से सरकारें आई चली गई। यूपी में चलो, वहाँ तो, गुजरात तो छोड़ दो, वहाँ तो कभी समाजवादी, कभी बीजेपी तो पहली बार आई अभी। तो इतने साल तक आती थी जाती थी, तुम्हारा क्या हुआ? तो वही होगा। तो मैं ये कहता हूं कि हमको ही करना पड़ेगा। सर, आपका एक स्टेटमेंट था जब बंगाल ना, मेरा एक स्टेटमेंट है। एक मिनट, ये मत निकालो मेरी पूरी बात। नहीं, ये मैं आपको नहीं पूछने दूंगा। नहीं, यही गलत है। मेरी पूरी बात जो है ना सामने रखो। ये बीच में से निकालना जो है ना, ये कुरान के साथ भी लोग करते हैं। बीच में से आयत मत निकालो, मैं नहीं दूंगा आपको। गुजरात के नहीं, वो पूरा सुनो, पूरा मेरा पूरा 1 घंटा। आप पहले वो पूरा इंटरव्यू लेके आओ सामने। ना, ये आप पिक एंड चूज करते हो, मेरी एक बात उसमें से लिया। अच्छा, अगले 5 साल में जफर सरेसवाला सरकार में जिस तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार में जाना ही नहीं। आपको कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं भाई, मेरा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। बिल्कुल, मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे को अल्लाह ने एक दिया है, तो मैं कौम को क्या दे सकूं, बस। यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे, बस। वो तो आपका नया रोल क्या होगा? नहीं चाहिए रोल। वो तो इसलिए कि भाई चांसलर चूंकि मेरे करीब था, एजुकेशन का था, और मैं कर पाया वहाँ, थैंक्स टू हिम। आपको मौका मिलेगा तो आप करने वाले हैं? मैं ऐसा मतलब वो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अब मैं नहीं हूँ ना कहीं भी। 5 साल से मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह तालीम और तरबियत का बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है। आपका राहुल गांधी से भी लोग ऐसी हवा चली थी? हाँ भाई, मेरे को ले बुलाने आए थे। मैं बोला भाई देखो, वो बोलते हैं ना अपने गुजराती में, जे गाँव जवानू नहीं एनु पूछवानू नहीं। मैंने कहा अब राहुल गांधी से मिल के क्या मैंने बोला भाई, वो उनके लोगों को नहीं मिलते, तो मेरे को मिलने के बाद कैसे मिलूंगा बाद में? भाई अभी समझो मिल लिया, अरे सपोज आज मिला, सपोज, तो उनके लोगों, राहुल गांधी मिलते हैं किसी को? नहीं, अभी तो वो नए लोगों को कहाँ मिलते हैं? अरे ना भाई, कन्हैया कुमार, जिग्नेश। हाँ, वो तो हाँ, उसका नाम कन्हैया कुमार होना चाहिए, नाम जिग्नेश होना चाहिए, उमर खालिद नहीं हो सकता, समझे? हाँ। अच्छा, तो उमर खालिद को यूएपीए लगा दिया गया, तो उसके लिए कोई देखो, जो एक बात मैंने देखी, देखो जो लीगल लड़ाई होती है ना, वो आपको लीगल ही लड़नी पड़ेगी। हमने गुजरात में लड़े, मैं खुद लड़ा हूँ ना, कितने केस लड़ा हूँ जो गुजरात में आपके। तो कन्हैया कुमार के सामने तो ऑलरेडी टुकड़े और बहुत सारी वो कन्हैया कुमार है ना, तो वो कन्हैया कुमार है, वो कन्हैया कुमार है, वो कन्हैया कुमार है, वो जिग्नेश मेवानी है। ये समझना चाहिए आपको। मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, इसलिए सुन लो बात। आप जो बोलते हो ना, हाँ, मैं उसका तरीका बताता हूँ। ये आपके मसले मालूम है मुझे। देखिए, मैंने कल किसी से बात की, ये अपने हमारी ये इकरा वाले जो बड़ी स्कूल ने बना रहे हैं, तो मैंने बोला देखो, हमको बोलते हैं ना, एक तो है कि भाई ये सिचुएशन है ना भाई, जो आप बोल रहे हो या जो भी हम बोल रहे हैं, ये सिचुएशन है। अच्छा, वो सिचुएशन हम तो लाई नहीं है ना, हम उसको कर सकते हैं। अब उसके अराउंड बोलते हैं ना, अक्लमंद क्या होता है, उस सिचुएशन के अराउंड कैसे हम। तो देखो, मैंने एक बात देखी, वो नहीं हुआ। देखो, मोदी साहब के ज़माने में हमने बहुत सारे काम करवाए, बल्कि आपके जुआपुरा में जो टीपी स्कीमें जो हुई भी ना 5-7, वो थैंक्स टू मोदी हुई, नहीं तो उससे फाइनलाइज नहीं हुई, अब हो जाएगी। अरे शुरुआत जो हुई ना, हम पीछे पड़े, नहीं तो मोदी तो आए भाई। जुआपुरा आपको मालूम है 1972 से कुछ भी नहीं था। बहरहाल, तो हम क्या करते थे, मिलते रहते थे, यानी हर 2-3 महीने में। बहुत, मैं आपको गिना सकता हूँ कि सैकड़ों मसाइल हमने, ये एक मेरे को याद है, शाहपुर के बाहर कौन सा एरिया है, शाहपुर दरवाजे के बाहर, वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी के क्वार्टर्स थे, उसमें 350 क्वार्टर थे। हाँ, दिल्ली चकले में 350 मुसलमानों के म्यूनसिपाल्टी के क्वार्टर थे। उसमें 75% मुसलमान थे और 25% हरिजन थे। उनकी इविक्शन की नोटिस आ गई उनको सबको। सुनो, मैं लेके गया उनको, तो पता चला जब बाद में कि वो हुआ ये कि वो
म्यूनसिपाल्टी ने 83 में सबको मालिक बना दिया था, वो जो 83 में, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि आगे तुम बेचो तो तुमको म्यूनसिपाल्टी की परमिशन लेने की या इन्फॉर्म वो जो भी होएगा। अब अपने लोग मालूम है ना, जो बेचता है यही नहीं मालूम किसका है ना क्या, यू नो। तो अभी जिसके पास था ना वो तो कोई तीसरा था, आप समझे। तो अब ये अच्छा हाई कोर्ट में हार गए, कि स्ट्रेट वो जो तुमने जब लिया था तो उसमें क्लियर करता, हाई कोर्ट में हार गए। मैं मोदी साहब के पास लेके गया, मोदी साहब ने फ़ौरन मेरे सामने, कमिश्नर महापात्रा साहब कमिश्नर थे जो अभी गुजर गए, जो वहाँ दिल्ली में थे, महापात्रा को बुलाया कि भाई फ़ोन लगाओ। बोले आ तो ना चाले, आ तो ना चाले, यानी बोले क्या 300 को कहाँ मैं भेजूँगा। बोले काढ़ो आमा। फिर कुछ भी वो करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में सबको वापस मालिक बनाया। या इनकी स्कूल अफजल मेमन की यहाँ नहीं यहाँ अपने तुम्हारा कौन सा है यार, गोमतीपुर का आगे कौन सा एरिया है, बापू नगर में स्कूल थी उनकी, नूतन के नाम से, बराबर है। हाँ, ये 2011 या 12 की बात है। अफजल का मेरे को रात को 12:30 बजे फ़ोन आता है, रात को 11 बजे, कि मियाँ वो कल स्कूल टूट, यानी म्यूनसिपाल्टी ने तोड़ने का ऑर्डर कर दिया। और तो मैंने कहा ऐसे कैसे, तो बोले नहीं अब तो मिलिट्री भी, वो पुलिस भी आ गई और टूटने वाली है। तो बोलते हैं मोदी सिवाय अब तो कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा अल्लाह मियाँ तो है ही नहीं। बोले मियाँ नहीं यूँ नहीं। तो मैंने रात को 12 बजे मोदी साहब को फ़ोन किया, तो बोले यार कार्यक्रम में थी, હવે ખબર नहीं ક્યારે આવશે પણ હું સવારે फ़ोन कराऊँ। सुबह 7 बजे मोदी का फ़ोन आया। तो मैं बोला सर अब ये मेरे को नहीं मालूम कैसे है क्या है, लेकिन यार ये स्कूल है और ऑलरेडी म्यूनसिपाल्टी तोड़ने वाली, 4 मंजिला स्कूल थी, 1200 बच्चियाँ पढ़ती थी, नूतन के नाम से, बराबर है। मोदी साहब हंसते हंसते बोले हाँ स्कूल टूटेगी, 1200 बच्चियाँ वो हो जाएगी, तो भी आएगी तो टोपी तो मोदी पे आएगी, कि मोदी ने। मैंने कहा सर अभी मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, अब आप जो भी है रुकवाओ इसको, क्या है क्या नहीं है जो भी। एनीवे 9:30-10 बजे अफजल का फ़ोन आया कि भाई एनीवे फिर वो रुक गई और जो भी हुआ। फिर एक आध महीने के बाद मैंने अफजल को बोला कि यार अपने जा रहे हैं तो एक शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि भाई उसने रुकवा दी। और अभी तबलीग जमात के जो लोग अंदर थे, भाई हमने योगी से जा के निकलवाए ना, सबको करें ना, पता भी नहीं है। बल्कि मेरा एक बहुत वायरल हुआ है तस्वीर जिसमें मैं योगी को कुछ देता हूँ तो मुसलमानों ने उस पर मुझे पता नहीं कौन से कुफर के फतवे लगाएं। वो मैं योगी को क्या दे रहा हूँ मालूम है, रिक्वेस्ट लेटर दे रहा हूँ ज़मीन लेने के लिए मौलाना आज़ाद के कैंपस के लिए। उस पर तो मेरे को पता नहीं क्या क्या मीर जाफ़र और क्या क्या बना दिया। तो हमारा भी ये प्रॉब्लम है। तो हमको उनसे, भाई गवर्नमेंट है, हम अपनी बात रखें। एक हमारे अंदर में एक उस ज़माने में था, मोदी और इवन आनंदीबेन के ज़माने में भी हम लोग जाते थे, अपने मसले रखते थे, होते थे। ऐसा नहीं है भाई, वो भी सरकार चलाते हैं, देखो उनको भी है ना गवर्नमेंट चलानी है, ऐसा नहीं है। वो इलेक्शन के अंदर वो मिर्च मसाला जो है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ठीक है, बट एज अ गवर्नमेंट तो दे हैव टू, मुल्क चलाने का है। तो हम वो जो आपकी बात का जवाब है कि हमको अपनी बात रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये तुमको बोलते हैं ना भाई बेटा नमाज का मालूम है कि नहीं है, कोई मुसलमान है जिसको नहीं मालूम कलमा नमाज। तबलीग वाले घर घर जाना पड़ता है कि नहीं, बेचारों को जाते हैं कि नहीं जाते गश्त में। तो हमको सरकार भी है तो हमको अपनी बात, उससे क्या होता है कई मरतबा उनको ये लगता है कि यार हम लोग वी आर अवेयर। अगर आप बात रखोगे ना जाकर तो उनको लगेगा कि हम लोग कोई, तो हमको ये प्रोसेस बनाना पड़ेगा। और मैं अभी जो ये चीफ मिनिस्टर है मैं कोशिश करता हूँ कि इनके साथ एक बने। और हमको देखो हुकूमत में जो आए ना भाई, हमको क्या है, कल को जिसकी हुकूमत आएगी ठीक है, हमको तो हमारे अंदर में एक ऐसा सिविल सोसाइटी के अंदर लोग हों जो ऑन गोइंग, हो सकता है भाई कॉरपोरेशन में भी, वहाँ भी जहाँ भी हमारा एक तबका हो जो जाके मिले, बात रखे। और मेरा सालों का तजुर्बा है कि आप जब बात करोगे, मुदल्लिल बात करोगे, समझदारी की बात करोगे तो असर करती है। और हो सकता है 10 में से 5 ना हो, लेकिन 5 तो अल्हम्दुलिल्लाह होती है। अपनी बात रखो उनके सामने। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने, अब आपको मैं बताऊँ, अब ये जब टीपी स्कीम एक भी नहीं थी ना, सुनो एक भी टीपी स्कीम नहीं थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 या 8 की, जब एक भी नहीं थी। मैं खुद गया, मोदी साहब ने, तब ममता वर्मा थी आउडा की चीफ, बराबर, ममता वर्मा को बुलाया और मोदी ने, तो उसने बताया कि भाई वो क्या इल्लीगल, क्योंकि क्या होता है उसने बताया प्रॉब्लम क्या है। बोले सड़क बनती है ना तो ड्रेनेज साथ में पैरेलल चलता है।
अब आपको तो पता है नहीं कि जो इलीगल हर आदमी ने अपना 10 फुट 5 फुट आगे निकाल लिया था, तो बोले बहुत मुश्किल है। तो मोदी ने क्या बोला, बोले यार छोड़ो इसको, जहाँ कहाँ कर सकते हो आप वहाँ, बोले मेरे को चाहिए। तो तब तक आपको पता है जुहापुरा से एसजी हाईवे पे जाने का रास्ता भी नहीं था, तब नहीं था। तो हो सकता है भाई, मैं कहता हूँ ना कि तो उनका 70 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी भागेगी तो तुम्हारी 30 पे भागेगी, लेकिन हमको बार बार अपना एक जाके उनको कहना पड़ेगा कि भाई ये क्या है यार, ये यहाँ नहीं हो रहा है, ये हमको चाहिए। तो बार बार करना तो पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन तो ये है, ये सिचुएशन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बराबर है। तो हम क्या करें भाई, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका जो एमएलए बोले कि यार किशोर साहब ये क्या कर रहे हो आप समझे। देखो ऐसे नहीं होते वो, मैं अभी इनका होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मेरे प्रोग्राम में था वहाँ पुलवामा में। अब हालांकि मेरे साथ जब बैठा तो बिल्कुल लगता ही नहीं था कि यार ये बीजेपी का इतना हार्डकोर वो है। तो ऐसा नहीं होता, हमको है ना अपना एक अंदाज उनको लगना चाहिए कि नहीं भाई हम, और किशोर साहब यार वोट हम आपको भी तो देते ही हैं ना, ऐसा क्या है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा, जो इलाके का एमएलए है, वो इलाके के काउंसिलर हैं, आपको उनके साथ मिलकर अपना एक बनाना तो पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना कि भाई एक दरवाज़ा खोलो। ये थे जफर सरेसवाला। अहमदाबाद की गुफ्तगू में इन्होंने मुस्लिम समाज को और युवाओं को 3 बातों का सलाह दी है। एक, इन्होंने बताया कि हमको यहूदी की कम्युनिटी ने जिस तरह से अपने एजुकेशन और हर फील्ड में डोमेन एक्सपर्टाइज करके अपने आप को एक नए मुकाम पे रखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुसलमान पावरफुल कम्युनिटी था और वो फर्स्ट वॉर में उनकी खिलाफत का दौर ख़त्म हुआ। उसके बाद वो कम्युनिटी आज 100 साल में बिल्कुल अपने पायदान पे चली गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो नतीजा था यहूदियों का यूरोप से निकाला गया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को रीजनरेट किया और पूरी दुनिया में वो छा गए। तो उनको देखकर हमको भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने की कि हर जगह पर एक डायलॉग होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, आए और जाए, वो जाना चाहिए। चूँकि आप इंग्लैंड में देखिए या अमेरिका में देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में यहूदी अपने एक अच्छे मुकाम पर है और वो बार्गेनिंग कर सकता है, जबकि हिंदुस्तान में हम लोग आला बन जाते हैं, इसलिए किसी के सामने और किसी के साथ दिख जाते हैं। तो हम लोगों को नई तरीके से राजनीति भी करनी पड़ेगी और आगे भी इनसे हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।